आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वाइसरॉयज। तो देखिए, सबसे पहले हमने गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ा, फिर हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा, फिर हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर हमने थोड़ा ब्रेक दिया उसके बाद, अदरवाइज सेम सा कंसेप्ट आ रहा था। अब उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइसरॉयज। तो अब ये क्या कंसेप्ट है, देखिए पहले पोस्ट होती थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव थे, वेयरलास्ट थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट चेंज कर दी गई और वो बन गया, मतलब पोस्ट का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसी के साथ उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और ये चीज़ हुई थी, मतलब ये पोस्ट का नाम चेंज हुआ था थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब अब उसके पास ज़्यादा पावर्स आ गई। बंगाल से बाहर इंडिया तक की कवरेज अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर हो गई। ये चेंजिंग हुई थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज हुआ, यानी पोस्ट चेंज हुई और बना वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मैक्सिमम पावर्स जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास थी और ये हुआ थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट अगर आपने पहले वाली वीडियो स्किप की हैं तो आपको फिर एक हल्का सा रिवीजन हो गया। अब इसके बाद देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो हमने एक दो वीडियोज़ में कवर कर लिए थे। लेकिन जो हम आज पढ़ रहे हैं वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, तो एक वीडियो में तो मतलब ही नहीं बनता कि इसको कवर करवाया जाए, अदरवाइज मुझे भी अपलोडिंग में इशू होगा, आपको भी पढ़ने में बोरियत महसूस होगी। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए दो ट्रिक्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। पहले ही बता दो, बिल्कुल देसी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू मैंने सारे के सारे याद किए हैं, है ना। आपने देखी होंगी प्रीवियस वीडियोस भी, बिल्कुल मतलब खुद से बनी हुई ट्रिक्स हैं। कुछ हमारे सर थे कोचिंग में, वो थोड़ा लोकल से वो थे, उसमें बताते थे, तो वैसे करके हमने सारे याद कर लिए हैं। तो अब अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये सारे A1 बिल्कुल टिप्स पे याद हैं, कैसे, इन ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है आप इस वाले पार्ट को स्किप करके सिर्फ ये दो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ फर्स्ट ट्रिक पढ़ेंगे, सेकेंड ट्रिक हम इस टॉपिक के जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट भी ये वाली वीडियो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो उसके बाद होगी ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पढ़ना है, वो बहुत इजी है और बहुत शॉर्ट वीडियो भी रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ट्रिक। चुना एक लड़का मैंने, ना लाया रिबन डोरी, लाया एक चूड़ी, ठीक है। चुना एक लड़का मैंने, ना लाया रिबन डोरी, लाया एक चूड़ी। अब आपको कैसे याद करना है, ये सब इंग्लिश में इसका फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे लिखना है और बस। लॉर्ड कैनिंग्स, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस, मायो, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन टू एंड कर्जन। टाइम पीरियड का ऐसा है कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपको याद होंगे। बाकी 1858 से 1905 तक हमारी पहली ट्रिक में कवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वाइसरॉयज इतने ही है, नो 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 नो, ये पहली ट्रिक में कवर होते हैं। इसके बाद हमें और पढ़ेंगे, एक और ट्रिक पढ़ेंगे। तो आज हमें करना क्या है, आइडिया आपको लग गया होगा, इन हर एक के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो पढ़नी है। तो देखिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं मेनली, जो पहली वाली ट्रिक से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड वाली में तो है ही नहीं कुछ पढ़ने के लिए, उसमें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो सब है। तो वो चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको नेशनल मूवमेंट में पढ़ा दी है। आपको एक एक का सन याद होगा, एक एक का साल याद होगा। साल याद है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ये इसमें बहुत 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 ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, आनाकानी नहीं करनी है, लेजीनेस नहीं दिखानी है कि बाद में बनाएंगे, वो बात कभी नहीं आता फिर, ठीक है। तो फर्स्ट पेज तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन बेशक थोड़ी लंबी है, बट बेसिक्स आपके यहीं से बनेंगे। आगे तो याद करने वाली बात है। बेसिक चीज़ें तो ये हैं कि आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, टाइम पीरियड याद होना चाहिए, कैसे कौन सा किस में चेंज हुआ, थ्रू विच एक्ट, वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, जहाँ पे वन बाय वन हमें सभी वाइसरॉयज के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग्स के बारे में, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, 1858 से 1862 तक का इनका टाइम पीरियड था। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सो जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं सेम एज इट इज ऐसे नोट्स बनाए। थोड़ी सी जगह आगे पीछे छोड़ दें, जैसे यहाँ पे कोई नई चीज़ मिलती है, यहाँ पे आप अपने नोट्स पे टाइम के साथ एडिट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इस साल एग्जाम क्लियर होगा, अगले साल या उससे अगले साल, पर 2-3 साल में तो हो ही जाता है, ठीक है। तो टाइम लगता है। Now, first point is last Governor General of India and first Viceroy of India. लॉर्ड कैनिंग थे लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के और पहले वाइसरॉय इंडिया के। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो इनके टाइम पीरियड में हुआ था। अब आप कहेंगे कि ये तो 1858 में बनी है वाइसरॉय, तो इनके टाइम में कैसे हुआ? जिस टाइम हुआ उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे,
ठीक है। बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। ये 1857 की रिवोल्ट की ही आउटकम थी, जिसकी वजह से फिर जितनी पावर्स हैं वो सारी क्राउन के पास चली जाती है। वो जो ये वाला कंसेप्ट है ये हम अभी इसी पेज में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हल्का से मैंने बता दिया कि 1857 रिवोल्ट लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पे हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एंडेड बाय हिम। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत अच्छे से समझाया है कि किसी का अगर बेटा नहीं है, अडॉप्ट किया है, कोई वंश नहीं है आगे, तो वो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाता था वो स्टेट, ठीक है, वो प्रोविंस। तो वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इन शॉर्ट मैंने बता दिया। स्टार्ट हुआ था 1848 में बाय लॉर्ड डलहौजी, एंड किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में पास हुआ था ये एक्ट लॉर्ड कैनिंग्स के अंडर, लेकिन सिर्फ एक्ट इनके अंडर पास हुआ था। हाई कोर्ट जो ओपन हुए थे 1865 में अगले वाइसरॉयज के अंडर हुए थे। तो क्वेश्चन आता है कि इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पास हुआ लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ओपन हुआ वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, याद रखना है। यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास 1857 में ओपन की गई थी अंडर लॉर्ड कैनिंग्स। इंडियन पैनल कोड 1859। अब इंडियन पैनल कोड में क्या आता है, कुछ क्रिमिनल लॉज होते हैं कि किसी ने ये क्राइम किया है तो उसको ये सजा मिलेगी, कुछ ऐसा सा ये होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन पैनल कोड 1859 लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पे पास हुआ था। Very very important next point. Income tax was introduced for the first time in 1858. 1858 में पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। क्यों, टू मीट लॉसेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें जो लॉसेज हुए उनको कवर अप करने के लिए। नेक्स्ट आता है ASI, आर्कियोलॉजी। इनकम टैक्स याद रखना है, जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग्स, राइट। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में खुला था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पास हुआ था अंडर लॉर्ड कैनिंग्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट एंडेड द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका रूल एंड हुआ था इस एक्ट के बाद में, मतलब इस एक्ट के अंडर। पावर जो है पहले सारी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, है ना, वो अपनी मनमर्जी करते थे। अब डायरेक्टली चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल था ये चेंज हो गया वाइसरॉय पे, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द क्राउन। यानी जो अब वाइसरॉयज बनी है, जैसे कि फर्स्ट वाइसरॉय हमने पढ़े लॉर्ड कैनिंग थे, तो ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे टू हुम, टू द ब्रिटिश क्राउन। ये पढ़ा हमने लॉर्ड कैनिंग्स के बारे में। मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा कोई और पॉइंट कहीं मिलेगा, बट यू नेवर नो, अगर कहीं मिलता है थोड़ी बहुत जगह छोड़ दी, उसको एडिट कर लिया, राइट। ये है सही तरीका। ऐसे नहीं करना कि 2-3 बुक्स खोली फिर लगे नोट्स बनाने, वो बिल्कुल गलत तरीका है। वो मुझे बनाने होते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको बताना है, बट आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि वो टाइम की वेस्टेज है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। मैं आपको बात बताऊँ ना कि अगर 2 पेजेस के नोट्स मुझे करंट अफेयर्स के भी बनाने तो मेरा आधा घंटा जाता है, और अगर वैसे टेप के कहीं से चीटिंग करके लिखने हो ना तो उसमें 10 मिनट लगते हैं, बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो आपने बस ये नोट्स बनाए, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। एटलीस्ट वाइसरॉयज के काफ़ी इधर उधर से ढूंढ के मैंने बनाए हैं। कोई आपको एक आधा पॉइंट मिलता है एडिट कर लिया, अदरवाइज छोड़ दें, इस पर रिलाई करें, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग्स, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल, पहले वाइसरॉय थे इंडिया के। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन II। चुना एक में ई फॉर एल्गिन, ठीक है। एल्गिन 1 1862-1863। इनके टाइम पे हुआ था वहाबी मूवमेंट 1862 में पटना में। स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय सैयद अहमद बरलवी एंड अब्दुल वहाबी, ठीक है। टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म्स इन मुस्लिम्स में धर्म से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार लाने थे। सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो अंधविश्वास होते हैं, सुपरस्टिशंस बढ़ गए थे। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, मेनली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, बट वही कि बहुत सारे इसके रीजंस थे इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के। बट एक जो मेन था वो ये था, इनका मेन एम क्या था, टू ओवरथ्रो सिख्स इन पंजाब एंड रिस्टोर द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ मुस्लिम्स इन द सबकॉन्टिनेंट। दिल्ली सल्तनत थी, मुगल एम्पायर थे, तो जितने भी मुगल्स थे, जितने भी मुस्लिम्स थे, उनका रूल खत्म हो चुका था, तो उनकी ग्लोरी, उनकी जो प्रेस्टीज थी वो भी खत्म हो गई थी। तो ये चाहते थे कि पंजाब में सिख्स को हटाना है, ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना है और मुस्लिम्स को आगे लाना है, ठीक है। मुस्लिम्स की जो ग्लोरी खो गई है कहीं पे, उसको वापस लाना है, ये इनका एम था, राइट। तो वहाबी मूवमेंट, ये सब तो मैंने आपको मूवमेंट के बारे में बताया, ये आपको पेपर में नहीं आएगा। वहाबी मूवमेंट किसके टाइम पे हुआ, लॉर्ड एल्गिन 1 1862-1863 इनका टाइम पीरियड था, बट लेटर दिस मूवमेंट वाज सुप्रेस्ड। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि हिमाचली है, दैट ही केम टू विजिट हिमाचल मंडी इन 1863
मंडी आए विजिट करने, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी चौथड़ा में, और उनको बरी यानी दफनाया गया था धर्मशाला में। अब देखिए मंडी किस लिए फेमस है, शिवरात्रि होती है, इंटरनेशनल लेवल का फेयर है ना। धर्मशाला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और चौथड़ा भी बहुत प्यारी जगह है। अभी इतना तो नहीं टूरिज्म वहाँ पे, बट ये रास्ते में आता है, तो याद रखना है, ठीक है। इकलौते ऐसे वाइसरॉय जिनकी हिमाचल में डेथ हुई थी वो थे लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। ओके, तो अब देखिए इनके बारे में 2 पॉइंट्स थे, डेथ एंड वहाबी मूवमेंट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाइसरॉय के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हैं लॉर्ड लॉरेंस, जिनका टाइम पीरियड है 1863 से 1869। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लॉर्ड लॉरेंस टाइम पीरियड था 1863 से 1869 तक का। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास इन 1865। मैंने क्या कहा था, जो हाई कोर्ट एक्ट है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे हुई थी। अब पेपर में क्या आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट या एक्ट, वो आपने देखना है, क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करना है, ऑप्शंस को एनालाइज करना है, देन टिक मार्क करना है। फाइन। हाई कोर्ट बने बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में 1865 में। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1865 में बना। एंग्लो भूटान वॉर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में हुई। ये सन 1 तो ठीक है, आप याद कर रहे हो, ईयर से याद कर रहे हो, बट किसके टाइम में हुआ वो याद रखना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको याद आएगा कि मेरी कॉपी में नीचे मैंने लॉरेंस लिखा है, ऊपर वाले पोर्शन में एल्गिन 1 लिखा है। लॉरेंस के अंडर ये और ये, इतने मतलब दिल से याद हो जाती हैं चीजें जब आप बार बार रिवाइज करते हो, ठीक है। Now he followed a policy of non-interference in Afghanistan called as policy of masterly inactivity. अफगानिस्तान में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे वहाँ के मैटर्स में, लेकिन जब लॉर्ड लॉरेंस आए तो इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि हमें वहाँ पे जो हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम जहाँ पे हैं इंडिया में हैं, हमें इस पर फोकस करना है। तो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई अफगानिस्तान में, जिसे कहा जाता है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत आता है कि नॉन इंटरफेरेंस इन अफगानिस्तान, ये पॉलिसी किसने अपनाई, लॉर्ड लॉरेंस ने, याद रखना है। अब आता है फेमीन कमीशन, अकाल के ऊपर एक कमीशन बना अंडर जॉर्ज हेनरी कैंपबेल, किसके अंडर, लॉरेंस के अंडर। पंजाब टेनेंसी एक्ट पास हुआ ड्यूरिंग हिज टाइम। टेनेंसी एक्ट क्या होता है कि लैंड से रिलेटेड, जमींदार, किसान, पीजेंट्स, इनसे रिलेटेड कुछ वहाँ पे चेंजिंग्स होती हैं, मतलब कि जमीन की पावर किसके पास जाएगी, ये सब तो लैंड रिलेटेड ये एक्ट होता है, टेनेंसी एक्ट, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया लॉर्ड लॉरेंस के बारे में, लॉर्ड एल्गिन के बारे में। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो के साथ में जरूर नोट्स बनाएं, बार बार कहती हूँ ताकि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो नोट्स बनाने में, ठीक है। चलिए हमारा ये वाला पेज भी हुआ कंप्लीट। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो हल्का सा लंबा होगा नॉर्मल वीडियो से, क्योंकि वाइसरॉयज को मैं 3-4 अगर वीडियोस में बनाऊंगी ना, एक आपका फ्लो नहीं बनेगा। तो 2 ट्रिक्स हैं 2 वीडियोस में, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है फर्स्ट वाली वीडियो, बट एक फ्लो बनेगा आपका पढ़ने का, ठीक है। चुना एक लड़का मैंने एम फॉर मायो, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मायो। इनका टाइम पीरियड था 1869 से 72 तक। अब इनके टाइम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे ना जितने भी चीज़ें हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन जो सेकंड ट्रिक है उसको आप हल्का सा रिवाइज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, बट इनमें बहुत टाइम देना है फर्स्ट ट्रिक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, Lord Mayo 1869 to 72 introduction of financial decentralization in India. Decentralization क्या होता है? अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए पीएम है, हर एक पावर उसके पास है, कोई भी काम होना है, मान लीजिए हिमाचल में कोई काम होना है, महाराष्ट्र में कोई काम होना है, उत्तराखंड में कोई काम होना है, असम में कोई काम होना है, उस काम पे पीएम के साइन चाहिए वरना वो काम नहीं होगा। तो वो होगी सेंट्रलाइजेशन, कि सारी पावर एक इंसान के पास है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, पानी का अलग डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी का अलग डिपार्टमेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम असम में होना है तो वहाँ का जो हेड होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वो उस पर साइन करेगा, काम हो जाएगा। तो वो हो गई डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। मतलब पावर बांट दी हमने, सेंट्रलाइजेशन में कि एक इंसान एक ही ग्रुप के पास पावर है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पैसा जो है वो अलग अलग जगह बांट दिया है। अब वो जैसे असम वाले खुद देखेंगे, गुजरात वाले खुद देखेंगे कैसे खर्चा करना है, ठीक है, अपनी स्टेट कैसे चलानी, वो हो गई फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया। नाउ फर्स्ट सेंसस 1872 इरेगुलर। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना कि मैम सेंसस पढ़ा दो, तो वो जो सेंसस है इरेगुलर, वैसे अभी तो 10 साल के बाद होता है, कोरोना करके थोड़ा इशू आ गया, अदरवाइज हर 10 साल बाद होता था। लेकिन पहले जिस टाइम पे मायो के टाइम पे हुआ, लॉर्ड मायो के टाइम पे सेंसस 1872 में, वो इरेगुलर था, हर 10 साल बाद नहीं होता था, ठीक है। लेटर ही कंस्ट्रक्टेड मायो कॉलेज इन अजमेर राजस्थान इन 1872 फॉर प्रिंसेस। जो प्रिंस थे
राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे उनके लिए मायो कॉलेज बनाया अजमेर राजस्थान में 1872 में। ही फॉर्म्ड, एक्चुअली यहाँ पे ही रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉर्म्ड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1871। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपने याद रखना है, नहीं अगर आपको याद होता स्टैटिस्टिकल मायो, दैट्स इट। ठीक है। He established Agriculture and Commerce Department in 1872. Agriculture and Commerce Department उन्होंने एस्टेब्लिश किया था लॉर्ड मायोग ने। He constructed राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ गुजरात इन 1872। याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। Only Viceroy to be murdered in office, हमने क्या पढ़ा, इकलौते वाइसराय जिनकी हिमाचल में डेथ हुई थी, कौन थे, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। इकलौते ऐसे वाइसराय जिनको ही मर्डर्ड इन ऑफिस, मतलब अपने टाइम पीरियड के टाइम जिनका मर्डर किया गया था वो थे लॉर्ड मायो। एक पठान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जिनका नाम था शेर अली अफरीदी, उन्होंने लॉर्ड मायो को मार दिया था। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्टेट रेलवेज का काम भी लॉर्ड मायो ने किया था। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था तो वो मैंने आगे लिख दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट मी एडजस्ट द पेज, ओके। नाउ ये वाला पॉइंट आएगा आपका ऊपर लॉर्ड मायो के अंडर, दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्यूज कैनाल स्टार्टेड। स्यूज कैनाल की कंस्ट्रक्शन इनके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। लेड बाय ये कुका मूवमेंट का है। अब ये जो कैनाल है विच हेल्प इन ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, आप थोड़ा सा इसको गूगल करें अगर, है ना, तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में रास्ता, वैसे पहले घूम के व्यापार करना पड़ता था, अब रास्ता ऐसा हो गया था व्यापार करने के लिए। 1869 में ओपन हुई थी, जो कि लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड था। इसने कनेक्ट किया था मेडिटेरियन एंड रेड सीज को, दोनों सीज को आप देख सकते हैं मैप पे। और इंजीनियर कौन थे, फर्डिनेंड डी लेसेप्स, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड मायो हो गए, चुना एक लड़का मैंने, मायो ना लाया, ना फॉर नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। एक ही इंपॉर्टेंट बात है जो इनके टाइम पीरियड में हुई थी, वो थी कुका रेबिलियन, कुका मूवमेंट, कुका रिवोल्ट, पंजाब में हुआ था, लेड बाय बाबा राम सिंह। ये जो हमने सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स पढ़ी थी ना, वहां भी मैंने इनके बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो हमने कितने पढ़ लिए, 5 हमने वाइसरायज पढ़ लिए, और भी पढ़ने हैं, इसी वीडियो में पढ़ने हैं। फर्स्ट ट्रिक हमें इसी में कवर करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। आप लोग हमेशा कहते हैं मैम आप वीडियोस कम लाते हो, मैं कोशिश करती हूँ दिन में 1 या 2 वीडियोस अपलोड करूँ। इसके अलावा मुझे टॉपिक ऑफ द डे होता है अपलोड करने को, मुझे करंट अफेयर्स होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं इस चीज़ को दूँ। ये नोट्स बनाने में मुझे पूरे 2.5 घंटे लग गए थे, 2.5 से पौने 3, मतलब समझते हैं 2.5 और 3 आवर्स, क्योंकि वैसे मेरे पास नोट्स थे बट 1-2 चीज़ें कहीं और से मिल जाए, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं और ज़्यादा एड कर पाऊँ इनमें। तो जो भी है, अब हमारा ये पेज भी हुआ कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें जिन वाइसराय के बारे में पढ़ना है वो है लॉर्ड लिटन। टाइम पीरियड था 1876 से 1880 तक का। ही वॉज द मोस्ट अनपॉपुलर वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे अनपॉपुलर समझते हैं ना आप, जो फेमस नहीं होते हैं, बहुत बुरे एक तरह से जो है, इस तरह के वाइसराय थे इंडिया के लिटन। कॉल्ड एज द वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, मतलब जैसा वाइसराय चाहिए था उससे बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर के वाइसराय थे, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे हुआ दिल्ली दरबार 1877 में, व्हेन द कंट्री वाज फेसिंग सेवियर फेमिन। कंट्री में, पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ, और इनके टाइम पे हो रहा है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में समझते हैं कि बहुत आलिशान सब काम होगा, सब कुछ सजाया जाएगा सब कुछ सजाया जाएगा। एंड क्वीन विक्टोरिया वाज टाइटल्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया और केसरी हिंद। क्वीन विक्टोरिया उनको जो है एम्प्रेस इंडिया की घोषित किया गया है ना, तो बहुत पार्टी वगैरह हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। तो दिल्ली दरबार 1877 जो कि पहला दिल्ली दरबार था, लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया और केसरी हिंद का टाइटल मिला था। ये जो टाइटल मिला था, ये मिला था अंडर रॉयल टाइटल एक्ट 1876 एंड शी वॉज क्राउन्ड। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे चलते हैं वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है, देखिए अब वर्नैकुलर होता है आपकी लोकल भाषा जो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। जैसे पहाड़ों में रहने वालों को पहाड़ी वर्नैकुलर है, बेशक हिंदी भी है, अब तो इंग्लिश भी है, बट वर्नैकुलर उस टाइम पे था कि देसी लैंग्वेज जिसको बच्चे समझ पाते हैं। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ, विच बैंड इंडियन न्यूज़पेपर्स। तो उस टाइम पे वर्नैकुलर लैंग्वेज थी हिंदी, ठीक है। तो इन्होंने जो भी इंडियन न्यूज़पेपर्स थे उनको बैन कर दिया, ऑल्सो कॉल्ड एज गैगिंग एक्ट। और जो इन्होंने बैन किया था, मेनली सोम प्रकाश को बैन किया था, विच वॉज ऑफ होम ईश्वर चंद विद्यासागर, इनका न्यूज़पेपर था, इसको बैन कर दिया, थोड़ी खुंदस भी निकाली थी। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। नेक्स्ट आता है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर्स। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878-80 इस टाइम पीरियड में लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1876 दक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट वॉज पास्ड। दक्कन आपको पता है
प्लेटू है, सदर्न इंडिया में है, वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक रिलीफ एक्ट पास किया गया था। फिर आता है फेमिन कमीशन, ये होता है अकाल उस टाइम पड़ा था तो उस अकाल की स्टडी करने के लिए और लोगों में मतलब चीज़ें वगैरह बांटने के लिए एक कमीशन आया था अंडर रिचर्ड स्टार्की। इट वॉज अपॉइंटेड बाय हिम, बाय होम, बाय लॉर्ड लिटन। ही पास्ट आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स क्या हुए, हथियार जो पिस्टल वगैरह रखते थे। तो आर्म्स एक्ट 1878 पास हुआ था अंडर लॉर्ड लिटन एंड पीपल नीड लाइसेंस टू कीप आर्म्स, स्पेशली इंडियंस। ब्रिटिशर्स के लिए कुछ नहीं था इसमें, जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनको अगर हथियार रखने उनको लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था। ठीक है। एज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स रिड्यूस्ड, 21 साल थी पहले एज, 19 साल तक ही बन सकते थे, उसके बाद एग्जाम ही नहीं दे सकते थे, ऐसा कुछ था इनका। ठीक है। फिर है एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम एंग्लो प्राच्य कॉलेज इन अलीगढ़। राइट अब हमने पढ़ लिया। देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा, बट जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ दी, कुछ मिला लिख लिया, नहीं मिला तो ठीक है ना। आपका कौन सा लॉस हो रहा है थोड़ी सी जगह छोड़ के, एक 1.5 पेज आपका ज़्यादा लग जाएगा और क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कीजिएगा। मैंने पहले ही कहा है वीडियो हल्का सा लंबा है। ठीक है, मुझे पता है अपलोडिंग में भी मुझे इशू होगा क्योंकि इजीली अपलोड नहीं होती लेंथी वीडियोस, इसलिए मैं हमेशा शॉर्ट वीडियोस बनाना प्रेफर करती हूँ। बट आपका फ्लो नहीं बनना था, आपको समझ नहीं आने थे, क्योंकि 2 ट्रिक्स हैं, 2 वीडियोस में ही वाइसरॉयज का आपको पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। ट्रिक क्या थी हमारी, चुना एक लड़का मैंने न लाया रिबन, रिबन फॉर रिपन, लॉर्ड रिपन, टाइम पीरियड 1882-1884। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा ही है। ही रिपेयर्ड वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1882 व्हिच मींस एंडेड, एक तरह से खत्म किया इन्होंने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी न्यूज़पेपर्स पे वो सारी हट गई। स्पेशली मैंने आपको क्या बताया, सोम प्रकाश जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, उस पर मेन इंस्ट्रक्शन लगी थी कि कुछ प्रिंट नहीं करना, ये वो, तो वो सब हट गया। ही पास्ट फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881। आपको सोच के हैरानी होगी, एक टाइम ऐसा भी था जब आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, सब इक्वल काम करते थे, उनको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी, 12-12 घंटे काम करना होता था। आज के डेट में क्या होता है, वुमेन को कितनी रिलैक्सेशन है, बच्चों को कितनी रिलैक्सेशन है, 14 साल तक आप काम नहीं कर सकते, कितना कुछ है। आपको छुट्टियां मिलती हैं, 5 डेज अ वीक है, 6 डेज अ वीक है ना। टाइम फिक्स है कि 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा, बहुत कुछ है ना। तो एक टाइम पे था औरत है, आदमी है, बच्चा है, सब 12 घंटे काम करेंगे कॉन्टिन्यूसली, कोई छुट्टी नहीं मिलनी है। तो पहला फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में टू इम्प्रूव द लेबर कंडीशंस, की जो लेबर जो काम समझते हैं, जो हम भैया बोलते हैं काम करने वाले, तो वो लेबर कंडीशंस इंप्रूव हुई। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एक और अभी आएगा इसके बाद। इंट्रोड्यूस्ड लोकल बोर्ड्स हेंस कॉल्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रट लो इसको, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। इन्होंने लोकल बोर्ड्स एस्टेब्लिश किए थे जगह जगह पे, ताकि अपने एरिया का काम वो खुद संभालेंगे, वो बोर्ड संभालेगा, इस तरह से कुछ था। फिर फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया 1881। अभी हमने क्या पढ़ा, लॉर्ड मायो 1872, इरेगुलर सेंसस, फर्स्ट सेंसस। इरेगुलर मतलब कभी भी हो जाता था, अब होगा रेगुलर ऑफिशियल सेंसस 1881 से। ठीक है। हंटर कमीशन आया 1882 में फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शिक्षा से संबंधित सुधार करने हैं, हंटर कमीशन आया। फिर है फाउंडेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पीयू के बारे में किसको नहीं पता है ना, एटलीस्ट जो नॉर्थ में रहते हैं उनको तो अच्छे से पता है। तो पीयू की फॉर्मेशन इनके टाइम पीरियड में हुई थी। रिपन हॉस्पिटल है शिमला में, फिर से हिमाचल वालों के लिए रिपन हॉस्पिटल है शिमला में, काफ़ी फेमस है। उसका अब तो नाम चेंज हो गया है, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, बस स्टैंड के पास है, ओल्ड बस स्टैंड के पास। तो रिपन हॉस्पिटल लॉर्ड रिपन ने ही स्टार्ट किया था। एज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम 19 to 21 ईयर्स। पीछे वाले में लॉर्ड लिटन के टाइम में क्या हुआ, 21 से 19, अब इन्होंने फिर से 19 से 21 कर दिया, मतलब अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए। ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, बहुत बड़ा स्टेप था जो इन्होंने लिया, बहुत रिवोल्ट हो गया था इसके पीछे। था क्या, प्रोवाइडेड दैट अ ब्रिटिश और यूरोपियन कुड बी ट्राइड बाय अ इंडियन जज। जज बैठा है इंडियन, जो जिसने गुनाह किया है, क्राइम किया है, वो है कोई ब्रिटिशर या यूरोपियन, तो वो जज उसको सजा दे सकता है जो कि इंडियन है। पहले ऐसा नहीं होता था, इंडियन जज नहीं दे सकते सजा, इन्होंने दिया। अर्लियर इट वॉज नॉट अलाउड, ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट किया तो इसे व्हाइट रिवोल्ट के नाम से भी फिर जाना गया। तो देख रहे हैं आप लॉर्ड रिपन के टाइम में कितनी अच्छी मतलब थोड़ी चीजें हुई कि इंडियंस को आगे आने का मौका मिला, सिविल सर्विसेज की एग्जाम बढ़ाई गई, हॉस्पिटल खुला, यूनिवर्सिटी खुली, एजुकेशन के रिलेटेड एक कमीशन बना, ऑफिशियल सेंसस जो है स्टार्ट हुआ। सबसे अच्छा काम तो ये हुआ, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट, है ना, कि किसकी कितनी टाइम पीरियड है वो सब फिक्स किया गया, छुट्टियां मिलेंगी, बहुत कुछ हुआ। अभी मेन तो आगे वाले में होगा, अभी एक और सेकंड फैक्ट्री एक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए लॉर्ड रिपन भी हो गया, चुना एक लड़का मैंने न लाया रिबन डोरी, डी फॉर डफरिन, यानी कि हमें नेक्स्ट पेज में पढ़ना है लॉर्ड डफरिन के बारे में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है लॉर्ड डफरिन।
ठीक है। टाइम पीरियड क्या था इनका, 1884 से 88 तक का टाइम पीरियड था। अब इनके टाइम पे कौन सी वॉर हुई, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, एंग्लो मतलब बर्मा के साथ वॉर हुई, जिसमें क्या हुआ, एनेक्सेशन ऑफ बर्मा 1885, बर्मा को उन्होंने अपने अंडर किया 1885 में। और क्या हुआ इनके टाइम पीरियड में, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। अब आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई, कहाँ हुई, कितने लोग थे, कहाँ पहली मीटिंग हुई, आईएनसी के सेशंस भी मैंने पढ़ा दिए, मॉडरेट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, वो सब कुछ मैंने पहले पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे कि किस वाइसरॉय के टाइम में हुआ क्या। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो खुद सोचिए 20-30 पेजेस के तो नोट्स ही बन जाएंगे, है ना। सो लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुई फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ 1885 में, जो कि लैंड रिलेटेड था। अब इससे पहले मैंने आपको पंजाब टेनेंसी एक्ट पढ़ाया था, है ना, तो लॉर्ड किसके टाइम में, लॉरेंस के टाइम में वो हुआ था। चलिए, कॉल्ड आईएनसी एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, इसको रट लो या हाईलाइट कर लो, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी को कैसे रिप्रेजेंट किया था, एज एन माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, की जो भी माइनॉरिटीज हैं वो सारे जो है आईएनसी में घुस गए हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्टेट एग्जाम्स में, तो आप में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटकिंसन कमीशन 1886, 1886 में चार्ल्स ई हेड थे जिस कमीशन के, एटकिंसन कमीशन, वो बना टू इन्वॉल्व मोर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज, इंडियंस, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को सिविल सर्विसेज में इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आईएनसी फॉर्मेशन, बंगाल टेनेंसी एक्ट, एटकिंसन कमीशन एंड माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये 4 चीजें। ये वॉर आप स्किप कर सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, बट अब मैं नहीं छोड़ सकती ना, तो मुझे तो यहाँ पे लिखना है, बट आप अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो छोड़ सकते हैं, है ना। चलिए, चुना एक लड़का मैंने न लाया रिबन डोरी लाया, एल फॉर लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, टाइम पीरियड था 1888 से 1894 तक का। अब इनके टाइम पे आया सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1881, सेकंड वाला कब आया, 1891। ठीक है, नाउ वीकली हॉलीडे स्टार्टेड, जो हमें मिलते हैं ना, शनिवार रविवार छुट्टी है, वो छुट्टी इस टाइम से स्टार्ट हुई थी, वीकली हॉलीडेज मिलेंगी। एंड स्पेसिफाइड वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए टाइम फिक्स किया गया, वो नहीं आदमियों की तरह 12-12 घंटे काम करेंगे, जैसे 12 घंटे तो बहुत थे पर लेबर वर्क था, तो महिलाओं को और बच्चों को थोड़ी छूट मिली, बड़ी राहत वाला ये स्टेप था। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये भी लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में आया था। देखिए, एक्ट्स हमारे रह गए हैं, एक्ट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना, कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, बट कुछ ना कुछ छूट जाता है। एक्ट्स भी मैं पढ़ाऊंगी, एक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, और है ना, फिलहाल आप इसे छोड़े। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में आया था। सिविल सर्विसेज वर क्लासिफाइड एज, सिविल सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की गई थी एज इंपीरियल, फाइनेंशियल एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में था। कंसेंट एक्ट के अंडर होता क्या है वो देखते हैं। अंडर विच मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 12 ईयर्स वॉज प्रोहिबिटेड, 12 साल से जो छोटी, 12 साल से जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनकी शादी, उसको प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, फिर आता है डूरेंट कमीशन 1893 में आया था, टू डिफाइन लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन बनी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, हम बोल देते हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ, बट वैसे एक लाइन बनी थी, बाउंड्री लाइन, उसको डिफाइन करने के लिए। हार्शल कमीशन 1893 में आया था, टू गिव सजेशंस रिगार्डिंग करेंसी, करेंसी से रिलेटेड सजेशंस के लिए तो याद रखना है। डूरेंट कमीशन लॉर्ड लैंसडाउन, हार्शल कमीशन लॉर्ड लैंसडाउन। ओपीएम कमीशन 1893, अ फीम टू इन्वेस्टिगेट अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ओपीएम ऑन हेल्थ, हेल्थ पे क्या इफेक्ट है इसके, उसको स्टडी करने के लिए। डफरिन पढ़ लिया, लॉर्ड लैंसडाउन पढ़ लिया, अब हमारे पास 2 ही बचते हैं। ठीक है, चुना एक लड़का मैंने न लाया रिबन डोरी लाया एक चूड़ी, ई और सी। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, बट आगे चलने से पहले एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लाया एक चूड़ी, एल्गिंटो कर्जन, दैट्स इट। ठीक है, आई नो वीडियो बहुत लंबा है, नोट्स बनाना मुश्किल हो जाता है, बट मैंने भी नोट्स एक ही गो में बनाए हैं, इन वन गो आई मेड दीज नोट्स, तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, आप तो स्टूडेंट हैं, है ना, मुझ में तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। चलिए, जो भी है, लॉर्ड एल्गिन 2 पढ़ते हैं हम। टाइम पीरियड था 1894 से 1899 तक का। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। संथाल अपराइजिंग हुई 1899 में झारखंड में। मुंडा रिवोल्ट हुआ बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 में झारखंड में। फेमीन कमीशन आया, लियाल कमीशन, इस टाइम पे ग्रेट फेमेन मतलब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 96-97 के टाइम पीरियड में, तो लियाल कमीशन अकाल से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड है, कौन सा करेंसी से रिलेटेड है, कौन सा फेमीन से रिलेटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हेनरी फॉलर कमीशन 1898 में आया, रिलेटेड टू करेंसी सजेशन, करेंसी से रिलेटेड था। असैसिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स बाय चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण, वो भी इनके टाइम में हुआ। क्या क्या याद रखना है? संथाल अपराइजिंग याद रखना पड़ेगा, मुंडा रिवोल्ट याद रखना पड़ेगा, ल्याल कमीशन, हेनरी फॉलर कमीशन, असैसिनेशन बाय चापेकर ब्रदर्स, सब कुछ याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं लास्ट वाले वाइसरॉय की ओर। पूरा मतलब बिल्कुल लास्ट नहीं है, फर्स्ट ट्रिक का लास्ट है। अभी हमें और भी पढ़ना है, एक और ट्रिक पढ़नी है। ठीक है, वो वीडियो इतना लेंथी नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको वाइसरॉयज जो है गवर्नर ऑफ बंगाल और उन सबके साथ नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था काफी लंबी वीडियो होगी और बोरियत हो जाती है फिर जब हम सारे के सारे, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लॉर्ड कर्जन। काफी लेंथी है, ये भी 2 पेजेस का है। ठीक है, पेशेंस तो आपको बनाना ही होगा। टाइम पीरियड है 1899 से 1905। आप देख रहे हैं, समझने वाला कुछ नहीं, बस लिखने वाला और याद करने वाला है ना। पुलिस कमीशन आया 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के अंडर। यूनिवर्सिटीज कमीशन आया 1902 में थॉमस रैले के अंडर। फेमीन कमीशन आया मैकडोनल्ड के अंडर। पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था लॉर्ड कर्जन के अंडर। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया 1904 में। अ न्यू डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड जिसका नाम था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 में आया, क्यों? टू रिस्टोर इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, इंडिया की जो कल्चरल चीजें हैं उनको मतलब बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, इसलिए। ठीक है, अब इतना नहीं है, एक लास्ट पेज और है, पेशेंस थोड़ा सा और लगेगा आपका, है ना। चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ दिस इज द लास्ट पेज। अब देखिए, अगर आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं और आपने कॉन्टिन्यूसली नोट्स बनाए हैं तो आप ये चीज तो क्लियर रख लें अपने दिमाग में कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर होगा। पढ़ने से ज्यादा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाती है, दिल में ये चीज मानना कि मुझसे हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहां तक पहुंचे हैं, मतलब एक गो में आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो बस एक पेज बचता है और आपका ये वाला काम हमेशा के लिए खत्म, वाइसरॉयज का। ठीक है, नाउ ही पास्ड, मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ही पास्ड द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899। अब इसमें क्या समझाना है, याद ही करना है। एस्टेब्लिश्ड पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन 1903 दिल्ली। 1903 में दिल्ली में पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इरिगेशन कमीशन आया 1901 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ्ट। ठीक है, आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा पाकिस्तान में खुला। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इसमें क्या समझाना? एनडब्ल्यूएफपी हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एस्टेब्लिश की गई थी 1901 से 1955 तक। लेकिन क्या हुआ, फिर रेफरेंडम आया कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है या पाकिस्तान ज्वाइन करना है। इन्होंने पाकिस्तान को चुना एंड अब ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा नाम से फेमस है जगह। ठीक है, एक बुक लॉर्ड कर्जन ने लिखी थी, बुक का नाम क्या था? प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। ठीक है, लेट मी एडजस्ट द पेज। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, ये बुक लिखी थी लॉर्ड कर्जन ने। ही कंस्ट्रक्टेड विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कैलकाटा। मैक्सिमम रेलवेज जो है इन्हीं के टाइम पे बने थी। 1903 में सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था इनके टाइम में। टोटल हुए 3 दिल्ली दरबार, 1877 में पहला, 1911 में तीसरा, 1903 में दूसरा। ठीक है, 1877, 1903, 1911 आपको याद रखना है। लेकिन जो ये बीच वाला था ना, दूसरा वाला 1903 वाला, बेशक आप ऐसे करके लिख लो, है ना। अरेंजमेंट वॉज बेस्ट अमंग ऑल द दरबार, जितने भी दरबार हुए उन सब में अरेंजमेंट सबसे बेस्ट थी सेकंड वाले की। कोरोनेशन हुआ था इसमें किंग एडवर्ड 7 का, इस चीज को छोड़ भी दो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट ट्रिक ऑफ वाइसरॉय कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने खुद से नोट्स बनाने में, और एक वीडियो में सारे के सारे कंक्लूड करना, वीडियो अपलोड करना बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग इस चीज का फायदा उठाएं जो मेहनत मैं कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे नोट्स आपके बन गए होंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो गई होगी। सिलेबस में देखें क्या क्या छूटता है वो पढ़ें, मैं पढ़ाती हूँ तो ठीक है, तो खुद से आपको एफर्ट करना होगा। करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ाती हूँ, और साथ में आप बस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते चलें, पैटर्न देखते चलें, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस रहता है उस टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ में करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगी। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के तो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि थोड़े से लेक्चर्स बचते हैं, उसके बाद मई के स्टार्टिंग तक तो ये अवेलेबल हो जाएंगे परचेज करने के लिए। और इंस्टाग्राम पे चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।